हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं डेरिवेशन ऑफ गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। आज ओपन है जो काइनेटिक गैस इक्वेशन थी, आपकी अणुगति सिद्धांत समीकरण थी, उसके द्वारा जो है अपन क्या कर रहे हैं, जो आपके गैस लॉ थे, गैसों के जो नियम थे उनकी अपन पुष्टि कर रहे हैं। देखिए गैसों के नियम की पुष्टि अपन किस किस की करेंगे, तो यहाँ पर बॉयल नियम है, चार्ल्स गै-लुसाक नियम है, ग्राहम का विसरण नियम है, आवोगाद्रो संख्या नियम है। इन सब की अपन क्या करें, आपके इसके द्वारा अणुगतिज इक्वेशन है उसके द्वारा आपके सैद्धांतिक पुष्टि कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बात करें, जो आपने जो प्रीवियस वीडियो है अपन ने आपके एक तो बॉयल नियम उसका आपके समीकरण है वो उसमें व्युत्पत्ति कर दिया कि भी किस तरह से ये समान ताप आपके स्थिर ताप पर आपके जो ताप और दाब हैं उनमें किस तरह से संबंध देखने को मिलता है। इसी तरह से चार्ल्स गै-लुसाक है उसके द्वारा भी अपन ने है स्थिर दाब पे और आपके ताप और जो आयतन है उसके मध्य संबंध देखा। तो यहाँ पर अपन ने इसके द्वारा एक्सप्लेनेशन कर दिया। आज जो है अपने इस वीडियो के अंदर है आपके एक तो आपके आवोगाद्रो संख्या नियम और दूसरा आपके जो ग्राहम का विसरण नियम है उसकी अपन यहाँ पर पुष्टि करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें आवोगाद्रो संख्या नियम। देखिए इस नियम में अपन ने क्या बात की थी कि यहाँ पर स्थिर ताप और दाब पर जो गैसों का आयतन है वो आपको जो मोलों की संख्या है यानी गैस के जो मोल है उनके क्या देखने को मिलता है, आपके संख्या के समान देखने को मिलता है कि जो गैसों का आयतन है वो आपके गैसों के जो मोलों की संख्या है उनके बराबर प्राप्त होती है। अब देखिए इसको अपन अणुगति सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे। किसके आधार पर, आपका जो अणुगति समीकरण है इसके आधार पर इसकी पुष्टि करेंगे। तो यहाँ पर अपन बात करें कि माना कि दो गैसें हैं जो समान ताप और दाब पर क्या हो, समान दिशा में हो। कैसे हो, ताप व दाब पर। किसके लिए कहा है, गैसों के लिए, कि दो गैसें हैं समान ताप और दाब पर क्या है, समान दशा में है, मतलब समान स्थिति है। और इनके लिए बात करें कि गैसों के अणुओं की संख्या, तो इनमें जो गैसों के अणुओं की संख्या है तो यहाँ पर गैसों के जो अणु की संख्या है वो किस प्रकार लिखेंगे कि क्रमशः यहाँ पर दो गैसों के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया N1 N2, ठीक है। जबकि इनमें इनकी द्रव्यमान की बात करें, आपने जो गैसें ली है तो इनके द्रव्यमान की बात करें, ये भी क्या हो जाते हैं M1 M2। साथ में इन सब के लिए यदि अपन इनका वर्ग माध्य मूल मान लें या वर्ग माध्य मूल वेग देखें तो सामान्यतः ये क्या होता है आपका, इनके लिए वर्ग माध्य जो मूल वेग है वो क्या हो जाता है C1 C2। तो अपन इस अपन बात करें तो इसको अपन जो आपकी गैस इक्वेशन कह दें, गैस समीकरण से बात करें तो अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, PV = 1/3 Mn C1²। क्या लिख दिया, 1/3 Mn N और C1² वर्ग माध्य मूल मान है इसलिए। दूसरी बात करें समीकरण नंबर ये हो जाता है आपका 1। इसी तरह से बात करें PV = 1/3 अपन ने किसी एक गैस के लिए लिखा, ये आपके दूसरी गैस के लिए हो गया।
समीकरण नंबर 2। अब बात करें समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 से बात करें तो यहाँ पर इक्वल्स टू 1/3 mn c1 स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अब ये देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि पहले तो किसके लिए देखा, किसी एक गैस के लिए लिखा और ये दोनों गैस के लिए आपके दूसरी गैस के लिए लिखा, फिर दोनों का आपके समान मात्रा में ले ली। तो यहाँ पर इनका इक्विवेलेंट आपका जो गैस इक्वेशन है वो अपने लिख दिया कि आपका गैस इस तरह से मिलेगा। किस पे कि यहाँ पर जो आपका PV इक्वल्स टू है वो इसमें वैल्यू ले ली। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर ये आपके पास इक्विवेलेंट वैल्यू आई है तो अपन इसमें ये भी तो कर सकते हैं कि दोनों गैसों के लिए समान ताप है। ताप कैसा है, दोनों गैसों के लिए समान है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि इसकी जो औसत गतिज ऊर्जा है, ठीक है, इसकी आपके जो अपन ने अभी जो दोनों गैसों के लिए जो वैल्यू लिखी है समीकरण नंबर 1 और 2 और उसके कंपेरेटिव समीकरण जो 3 लिखी है, तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, इनके लिए क्या देखने को मिलता है, जो ताप है समान है। अगर ताप समान है तो इनकी जो अणु में जो गैसें हैं उसकी औसत गतिज ऊर्जा, तो औसत गतिज ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पर ये जो समीकरण है इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपन ने क्या चीज़ ली है कि यहाँ पर दोनों में ताप समान माना है, तो गैसों की औसत अणु गतिज ऊर्जा है वो अपन ने जो आपकी प्रीवियस वीडियो था अपन ने इसी तरह से लिख रखी है 1/2 m2c2 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 4 कि दोनों के क्या माना है, ताप समान माना है और इनके लिए औसत ऊर्जा है वो भी क्या हो जाती है, इनमें समान मात्रा में आपको देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर बात करें समीकरण नंबर 3 और 4 के जो है समीकरण नंबर 3 में 4 का भाग देने पर, तो यहाँ पर अपन देखें समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर देखिए यहाँ पर समीकरण 3 और समीकरण 4 में भाग दें, तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू और वैल्यू ये कट जाएगी आपस में, इसी तरह से ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी आपस में, ठीक है। आपका m1 कट जाएगा, c1 स्क्वायर कट जाएगा, c1 स्क्वायर, और यहाँ पर बात करें m2 कट जाएगा और c2। तो यहाँ पर जो आपके ओवरऑल मान देखें, देखिए ये इससे कट गया तो यहाँ पर ये इससे कट गया, ओवरऑल जो वैल्यू है उसमें आपको क्या देखने को मिला, एक तो n1, इसी तरह से इसमें देखिए n2, सिर्फ 2 ही ऐसी वैल्यू हैं जो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये क्या है आपके m1 n2 और ये क्या है गैसों के अणुओं की संख्या। यहाँ पर अपन PV इक्वल्स टू कह सके तो समान ताप और दाब पर क्या कह सकते हैं कि अगर आपने स्थिर ताप और दाब लिया है तो गैसों का जो आपके आयतन है वो क्या है, आपकी जो आपकी गैसों के अणुओं की या गैसों के मोलों की संख्या है उसके क्या होंगे, आपके समानुपाती रूप से या उसके समान होते हैं। तो ये था आपके आवोगाद्रो संख्या नियम, जिसकी व्युत्पत्ति है अपन ने किसके आधार पर कर दी, गैस इक्वेशन के आधार पर, जो अपन ने अणुगति सिद्धांत के आधार पर है। तो ये इसमें आपकी
अवोगाद्रो हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं अपन इसमें इसका जो दूसरा नियम है। देखिए दूसरा नियम आपके किससे रिलेटेड है कि दूसरा नियम आपके ग्राहम का विसरण नियम। अगर देखिए आपको समीकरण अगर ये ध्यान में है तो आप इसके आधार पर भी आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस के लिए लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो अणुगति समीकरण है उसके आधार पर ये चीज़ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें सबसे पहले कि जो आपका ग्राहम का विसरण नियम है, ग्राहम विसरण का नियम। तो यहाँ पर देखिए ग्राहम का जो विसरण नियम है उसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर निश्चित ताप और जो दाब है उस पर जो गैसों के अणुओं की जो गति है या गैसों का जो वेग है वो सामान्यतः किस रूप में देखने को मिलेगा कि घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती रूप से होता है। कि गैसों का ताप और जो दाब अगर निश्चित है तो गैसों के जो अणुओं की गति है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती रूप से आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अपन बात करें अणुगति सिद्धांत समीकरण द्वारा, तो सिद्धांत समीकरण में अपन ने क्या देखा था कि यहाँ पर PV = 1/3 mn(c²) देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें अपन बात करें जो आपका mn वैल्यू है वो कैपिटल M है, इसके इक्विवेलेंट आपका मान देखने को मिलता है। जिसमें अपन बात करें अपन इसको हल करें तो 1/3 कैपिटल M c² प्राप्त होता है। इसको अपन ने और इजी किया तो यहाँ पर c² और इस वैल्यू को इधर ले आए तो 3PV/M ये आपका प्राप्त होता है यह वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और कि आपका जो V और M की वैल्यू है ये क्या है, आपको जनरली घनत्व को क्या करती है, आपके व्युत्क्रमानुपाती रूप से आपके प्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, c² = 3PV/D किस रूप में व्यवस्थित कर दिया इसमें। अब अपन इसको और ज़्यादा इजी करें तो यहाँ पर c = 3p/√3p/D हो गया। समीकरण नंबर हो गया आपका 5। देखिए अणुगति सिद्धांत के आधार पर ही चल रहा है, समीकरण अपन ने स्टार्ट की और फिर उसमें इस तरह की वैल्यू अपन ने निकाल दी। अब देखिए अब यहाँ तक तो आपका गैसों का अणु सिद्धांत ही वो ही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अब यहाँ पर अपन ग्राहम का विसरण नियम है उस पर इसको लागू करते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें कि दो गैसों का जो वर्गमाध्य मूल मान है उसका वर्गमाध्य मूल वेग और उसका घनत्व क्रम से आपको किस रूप में देखने को मिलेगा, ये तो आपका है वर्गमाध्य मूल वेग C1 C2 तथा इसका घनत्व, तो ये हो गया आपका D1 एंड D2 होने पर। भैया अपन ने ये ले लिया इसके लिए, और ये किस पर है, समान दाब पर। किस स्थिति पर है, समान दाब पर। अब ये बात करें तो यहाँ पर इस समीकरण को लिख दें C1 = √3p/D1। इसी तरह से C2 के लिए लिख दें √3p/D2 हो गया। ये आपका क्या है, 3p कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि अपन ने क्या लिया है, दाब स्थिर। दोनों के लिए दाब कैसा है, एक जैसा है, तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। और ये भी आपकी एक जैसी है तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं,
C1 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू अंडर रूट D2 अपॉन D1। समीकरण नंबर हो जाता है आपका 6। तो हो गया समीकरण नंबर 6। चूंकि अपन बात करें गैसों के विसरण की गति, तो जो गैसों के विसरण की गति है वो सामान्यतः किसकी होती है, जो आपका वर्ग माध्य मूल वेग होता है किसी गैस के लिए, उसके क्या होती है, समान होती है। तो अपन ये क्या लिख सकते हैं, C1 इक्वल्स टू C2। तो यहाँ पर ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो अपन ने क्या लिख दिया, जो विसरण की आपके गैसों की विसरण गति है वो क्या है, R1 R2 के किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, इसके समानुपाती रूप से होगा कि गैसों का वर्ग माध्य मूल विसरण गति के समानुपाती रूप से होगा। तो यहाँ पर अपन बात करें तो ये आपके समीकरण नंबर है 7। अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट अपन क्या कह सकते हैं कि अगर आपका R1 और R2 दोनों के लिए अपन बात करें तो विसरण की गतियां हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिले, तो समीकरण 6 और 7 से। तो अपन समीकरण 6 और 7 के द्वारा क्या करेंगे, आपके जो वैल्यूज़ हैं वो अपन बराबर मात्रा में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये इसी की वैल्यू बराबर है, तो अपन लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू अंडर रूट D2 अपॉन D1। समीकरण नंबर 8। देखिए समीकरण 8 क्या कह रही हैं कि किसी निश्चित ताप व दाब पर, ठीक है, गैसों के विसरण की गति उसके घनत्व के वर्गमूल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए विसरण की गति है किसके व्युत्क्रमानुपाती है, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। यही आपका ग्राहम का विसरण नियम। इसके आधार पर अपन ने क्या किया कि आपके जो गैस लॉज हैं उनको काइनेटिक गैस इक्वेशन के द्वारा क्या कर दिया, आपके डेरिवेशन कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके गैसों से रिलेटेड आपके जो अलग अलग नियम थे उनकी काइनेटिक या अनुगतिक सिद्धांत द्वारा उनकी पुष्टि। आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।